डलहौजी अभी हम लोग पढ़ेंगे, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका पीरियड था 1848 से 1856। 1848 से 1856 हो गया। अब देखिए क्या है ना कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में राज विस्तार के लिए एक विशेष तरह का पॉलिसी अपनाया, जिसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहा गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हिंदी में इसको कहते हैं हड़प की नीति। समझे? देखिए, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज एम्पायर इन इंडिया, ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज विस्तार के लिए इसके द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई। अब ये हड़प की नीति क्या थी समझ लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं, खाली आपको बता देते हैं कि हड़प की नीति क्या थी। कि हमारे यहाँ परंपरा से चला आ रहा था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई शासक मतलब, अगर मर गया विदाउट एनी नेचुरल एयर, मतलब कि नेचुरल सक्सेसर, मतलब उसका कोई अगर वारिस नहीं है अपना, समझे, तो उसके गोद लिए गए पुत्र को उसकी मृत्यु के बाद सक्सीड करने की अनुमति दी जाएगी। जैसे मुगलों के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी या नियम लागू किया गया था कि अगर आपका कोई वारिस नहीं है तो आप किसी को गोद लीजिए। अब मुगल उस समय भेजता था उसके लिए टीका, मतलब कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं आपके सक्सेसर को, बस मुझे। तो ये हमेशा से परंपरा से होता आ रहा था भारत में, लेकिन ये लोग काग नहीं, मतलब ये लोग किसको कहा आप ये समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के सबऑर्डिनेशन में जो इंडिपेंडेंट रूलर है उसको कैसे कह सकता है कि तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम किसको, जो उसके सबऑर्डिनेशन में है। बात समझ गए? जैसे मान ली मैसूर को हड़प लिया पहले, तो उसका जो है उसके सक्सेसर को मैसूर को हड़पने के बाद उसका कुछ एरिया दे दिया गया उसके रियल जो एक्चुअल रूलर था उसको। एक्चुअल रूलर मतलब टीपू सुल्तान को नहीं या उसके वंशज को नहीं, टीपू सुल्तान तो मर गया था। जो वोडियार वंश का जो शासक था, रियल शासक, उसके वंशज को दिया गया थोड़े से क्षेत्र पर शासन करने का अनुमति। बाप रे, समझे? तो समझ समझे? सुने क्या बोले? जैसे मान ली किसी भी कोई भी नवाब हो कहीं का, या तो उसको जब पुलों का हड़प लेता था तो ये लोग क्या करता था कि ये शो करने के लिए भारत की जनता को कि देखो हम ये सब जो किए, तुम्हारा जो रियल रूलर था उसको रेस्टोर करने के लिए सब काम किए। मेरी बात समझ में आई? जैसे कि मैसूर को जीत लिया, टीपू सुल्तान मारा गया, तो मैसूर का थोड़ा सा क्षेत्र जो मैसूर का ओडियार वंश का शासक का जो शख्स जो भी रहा होगा वंशज उस समय, उसको दे दिया गया। तो इस तरह के शासक के साथ ये हड़प की नीति चलता था। ऐसा नहीं कही अब कोई इंडिपेंडेंट रूलर रखे तो उसको कैसे कहेगा कि तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम, बात समझ गए जी? तो हड़प की नीति के अंतर्गत ढेर सारा भारत का जो स्टेट था, प्रिंसली स्टेट मतलब इंडियन स्टेट, उसको हड़प लिया। तो उसको आपको परीक्षा में आता है, लिख लीजिए जी।
1848 में हड़प की नीति के अंतर्गत सतारा को हड़पा गया पहले, ठीक है। 1849 में जैतपुर और संबलपुर को हड़प लिया गया। जैतपुर एंड संबलपुर। 1850 में बागट। 1852 में क्या कहते हैं, उदयपुर। 1853 में झांसी। 1854 में नागपुर। इतना सारा स्टेट को हड़प लिया गया क्योंकि इन स्टेट्स के शासक का कोई अपना वारिस नहीं था और गोद लिया हुआ पुत्र को अनुमति नहीं दी गई सक्सीड करने की। बात समझ गए। अब क्या हो रहा था ना कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ कितना तेज से एक्सपेंड करेगा, ये डिपेंड करता था कि ब्रिटेन में किस गति से चल रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तेज हो गया और तो एन केन प्रकारेण जो था वो यहाँ एक्सपेंड करना है, कोई अलग बहाना किस वजह से इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत से पढ़ लिया और अलग अलग स्टेट को किसी किसी और कारण से हड़पा। बस समझे। जैसे अब ये 1853 में कर्नाटक इसका जो शासक था उसका सारा रिकॉग्निशन खत्म कर दिया, मतलब इसके सक्सेसर को कुछ नहीं। तो 1853 में कर्नाटक के साथ ऐसा ही किया गया। उसी तरह से बेरार को भी 1853 में ले लिया गया। किससे? तो ये निजाम के अधीन था। लेकिन 1853 बेरार वाज आल्सो एनेक्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी एम्पायर। अब इसको क्यों किया गया इसको समझ लीजिए। 1853 में बेरार को निजाम से ले लिया गया, जबकि निजाम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंडली स्टेट था। बात समझे? सुने जी। तो क्योंकि बेरार जो था ये वाला एरिया कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ब्रिटिश मिल जो फैक्ट्री चल रहा था वहां उसके लिए कॉटन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रहा था उसके लिए कॉटन जरूरी था, तो इसलिए उसको ले लिया गया। और लगभग मुगल एम्पायर जो था उसमें बहादुर शाह जफर, उसके बारे में डायलॉजी कहा कि अब इनका जो टाइटल है ये एम्पायर वाला खत्म कर दिया जाएगा। नाना साहब के पिताजी थे बाजीराव सेकेंड। क्या नाम था जी? बाजीराव सेकेंड। इनको दिया गया था 8 लाख का पेंशन दिया जाता था सालाना। क्या बोले कि नाना साहब के फादर बाजीराव सेकेंड को 8 लाख रुपया सालाना पेंशन दिया जाता था और इनको भेज दिया था बिठूर। कानपुर के पास एक जगह था बिठूर। तो इनकी मृत्यु के बाद नाना साहब को कहा गया कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा। बात समझ में आती जी। जब बाजीराव सेकेंड की मृत्यु हो गई तो इनका जो बेटा था नाना साहब, उनको कहा गया कि ये तो पेंशन उसके लिए था, आपके लिए नहीं था, तो वो मर गया तो मामला खत्म। बात समझ गए? तो इस तरह से ये सारा काम किया डलहौजी। अब क्या हुआ ना कि अवध बहुत बड़ा एम्पायर, मतलब बहुत बड़ा राज्य था, और अवध चूंकि जो स्टेट था वो गंगा जमुना के द्वाब रीजन में पड़ता था, तो बहुत फर्टाइल था। तो इस कारण से अवध बहुत रिच स्टेट था भारत का, समझे? तब वो तो बहुत बड़ा मार्केट साबित हो सकता था। अवध को ऐसे कैप्चर नहीं किया जाता था कि तुम्हारे पास कोई नेचुरल एयर नहीं है, उसके पास ढेरी संतान था। बात समझे?
तो अवध को कैप्चर करने का कारण बताया गया मिस गवर्नेंस। लिख लीजिए जी, अवध वाज कैप्चर्ड in 1856, ठीक है, and the plea that was given to capture Awadh was misgovernance by the ruler। देखिए, और अवध को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। देखिए, अवध को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया और इसको कब्जा करने का जो कारण बताया गया कि अवध के शासक जो है वो अपने जनता को ठीक से शासन नहीं मतलब वो अवध के शासक ठीक से शासन नहीं चला रहे। मतलब अवध की जनता के प्रति इतनी सहानुभूति थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, समझ रहे ना आप, कि वो कहा कि नहीं, ये ठीक से शासन नहीं चला रहा है, इसलिए अवध को हम कैप्चर कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसको कैप्चर करना था अवध, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट था। तो ये सब काम किया जी, पॉलिटिकल इसका काम बताए। अब इसके द्वारा और क्या क्या काम किया गया, तो 1853 में इसी के शासन काल में 1853 में इसी की सब लिख लीजिए, बॉम्बे से थाने के बीच फर्स्ट रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड इन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में ही बम्बई और थाने के बीच फर्स्ट रेलवे सर्विस वाज इनॉग्रेटेड, लिखे हो गया। लेकिन 1852 फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज स्टार्टेड इन बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा। 1852 ईस्वी में पहला इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू किया गया। पहला रेलवे लाइन बम्बई थाने भी 1853, पहला टेलीग्राफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा 1852। ये सब सभी परीक्षाओं में आता है, छोटा बड़ा सब में, इसलिए इसको याद रखना है। 1854 ईस्वी में मॉडर्न पोस्टल सर्विस वाज स्टार्टेड। ईस्वी में पहली आधुनिक डाक सेवा शुरू की गई, ठीक है। देखिए, ऑल्सो डेवलप्ड कराची, कलकत्ता एंड हार्बर ऑफ बॉम्बे। देखिए, इसके द्वारा कलकत्ता, कराची और बम्बई के बंदरगाह को विकसित किया गया। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। तो ये सब काम इसके द्वारा किया गया, ठीक है जी। देखिए, ऑल्सो स्टार्टेड या सेटअप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन 1854। इसके द्वारा 1854 ईस्वी में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई, मतलब लोक निर्माण विभाग, नहीं जी, ये नहीं हुआ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन 1854। तो ये सब आपको बताए कुछ कुछ काम जो डलहौजी के द्वारा किया गया। और 1857 की जो क्रांति हुई, इसमें डलहौजी का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा। क्रांति शुरू होने में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो अब लक्ष्मीबाई जो रानी की झांसी की रानी थी,
उनका भी हड़प लिया जी, तो भड़क गई। उसी तरह से नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, तो वो अलग भड़क गए। तो इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या चीज में, 1857 की क्रांति के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1857 की